Hi friends, welcome back. Is our God an alien? The laboratory hypothesis explained. कई बार मुझे भी यही लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि उड़ के आए फिर गायब हो गए, और कई ऐसी चीज़ें जब आप देखते हो अपने टेम्पल्स में तो ऐसे ऐसे वेपन्स आपको दिखते हैं, या उड़ने की जो जिसमें उड़ के आ रहे हैं वो सब ऐसी है जैसे एलियन शिप्स होती हैं, वो स्पेसशिप्स उस टाइप की लगती हैं. वेपन्स भी ऐसे एडवांस लगते हैं जो आपको लगता है साईफाई में देखिए. अगर कोई साइंटिफिकली देखे तो आपको कुछ बातें क्वेश्चन आएंगे जिसके आंसर आपके पास नहीं है. आप कहते हैं आपके जितने भी गॉड्स हैं वो उनकी शेप और आपकी शेप में कोई फ़र्क नहीं, ह्यूमन बीइंग ही है, राइट. तो आप कहते हैं कि गॉड इज़ इक्वल टू जैसा मैं देखता हूँ वैसा ही गॉड है. किसी और प्लेनेट में डिफरेंट टाइप के लोग होंगे तो वो बनाएंगे कि हमारा गॉड जो है हमारी तरह दिखता है. तो इसका मतलब ये है कि हर बंदा जो है ये बोलता है हमारा गॉड हमारी तरह दिखता है, विच इज़ साइंटिफिकली नॉट ट्रू. देयर इज सम एनर्जी सोर्स, और एनर्जी सोर्स जो है जिसने सब कुछ बनाया है. अगर उस एनर्जी सोर्स ने इतना सब कुछ बनाया है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हर प्लैनेट में हर बंदा कहेगा गॉड मेरे जैसा ही दिखता है. इसका मतलब हिंदुज़म में जो कहते हैं दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि गॉड कैन टेक एनी शेप, राइट. अगर आप क्रिश्चियनिटी में जाते हैं उनका अपना गॉड है, इस्लाम में जाते हैं अपना गॉड है, मगर हिंदुइज्म ही है जो साइंटिफिकली आपको बोलता है कि गॉड कैन टेक एनी शेप. वो आपको बताते हैं कि एक एनर्जी है, वो एनर्जी कैन टेक एनी शेप. तुम्हारे लिए तुम्हें शेप दिखाती है, किसी और प्लैनेट में कुछ और दिखाएगी. तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुइज्म जो है इतना ज़बरदस्त साइंटिफिक है कि आप ध्यान से सोचे बोल के बाय गॉड ये सही बोल रहा है. दैट इज़ वॉट इट इज़. चलो एलियन नहीं है, इट इज़ अ एनर्जी जिसने सब कुछ चीज़ें बनाई है. एलियन जब तुम्हें बना रहा है इट कुड बी एंटिटी जो सब कुछ बनाया है. चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. क्या एलियंस हम इंसानों पर नजर रखे हुए, क्या वो हम इंसानों की आधुनिकता की तरफ बढ़ते एक एक कदम को देख पा रहे हैं? क्या जिन्हें हम भगवान कहते. देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि गॉड कैन बी एलियन, इसका मतलब ये होता है कि गॉड इज कमिंग फ्रॉम सम ऑफ द प्लैनेट, विच इज़ नॉट ट्रू. एक एनर्जी सोर्स है, उसने हर जगह क्रिएट किया लाइफ, सो ही डजंट बिलोंग टू एनी प्लैनेट. सो ये नहीं कह सकते इज एन एलियन. एलियन की टर्मिनोलॉजी होती है फ्रॉम सम अदर प्लैनेट, बट इट इज नॉट लाइक दैट. और फिर अगर वो सम अदर प्लैनेट हुआ तो वहां के सारे एलियंस ही फिर हमारे गॉड हो गए. नहीं, वो तो हाँ वही, मतलब वो पूरा गलत हो जाएगा ना. इट्स नॉट, ही इज नॉट, गॉड इज नॉट एलियन. इट्स एन एनर्जी सोर्स एंड everybody has been created because of that God. अब जो लोग हर planet में वो recognize करेंगे उस force को as somebody that looks like them. हायर इंटेलिजेंस एलियन बीइंग्स है जो हमारी हर एक चाल को देख तो पा रहे हैं, मगर वो हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरैक्शन या वास्ता नहीं रखना चाहते. अब फ्रेंड्स, ये ना कुछ बहुत ही बड़े दावे. आखिर किन सबूतों के आधार पर साइंटिस्ट ऐसे क्लेम कर रहे हैं? कहानी की शुरुआत होती है साल 1950 में, जब न्यूयॉर्क शहर में रात के अंधेरे में अचानक से एक एक करके लोगों के डस्टबिन्स गायब होना शुरू हो जाते हैं. अलग अलग मोहल्लों के लोग इन गुप्त डिसअपीयरेंसेस को लेकर काफी परेशान हो रहे थे और पुलिस को रिपोर्ट कर दी. और बाय द वे, ये एक सच्ची घटना है, सो आगे तक सुनना. अब उसी दौरान दूसरी तरफ कुछ लोग रात के काले आसमान में यूएफओ जैसे ऑब्जेक्ट्स के दिखने के भी क्लेम्स रिपोर्ट करने लगे. यही लोग फिर न्यूज मीडिया में आकर अपने इन्हीं एक्सपीरियंसेस को पब्लिकली शेयर करने लगे कि उन्होंने क्या देखा और कैसे उन्होंने जो देखा उस चीज ने उन्हें घबराहट सी महसूस कराई. I saw this huge boomerang-shaped craft flying towards me. I just started crying. It was in the middle of the night, and I just remember waking up. I just saw this large head hovering over top of me. The Air Force has recently made public an archive of UFO investigations. Is Earth really the only planet with life, or is something else out there? इससे लोगों ने दोनों की घटनाओं को आपस में कनेक्ट कर लिया और कहानियां ऐसे बनने लग गई कि हो ना हो जरूर एलियंस ही इन्हीं डस्टबिन को क्या करेंगे वो. यस, आई एम सीरियस. ये नैरेटिव इतना पॉपुलर हो गया था कि द न्यूयॉर्कर मैगजीन में इसी को लेकर एक फेमस ड्राइंग भी पब्लिश हुई जिसमें एलियंस रात के अंधेरे में पृथ्वी से डस्टबिन्स उठाकर भाग रहे हैं.
अब उसी समय अमेरिका के लॉस एलमोस में उस दौर के कुछ जीनियस साइंटिस्ट साथ में बैठकर लंच कर रहे थे और एज यूजुअल ब्रह्मांड भर के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। और तभी उनमें से एक जौहरी की नजर इसी हीरे जैसी ड्राइंग पर पड़ी, जिसने एकदम से उनके दिमाग में एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसके जवाब को ढूंढने के लिए आने वाले कई दशकों तक टॉप जीनियस साइंटिस्ट अपनी नींदें गवाएंगे। ये साइंटिस्ट और कोई नहीं बल्कि अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसके तहत दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना था, उसके चीफ आर्किटेक्ट और नोबेल प्राइज विनर एनरिको फर्मी थे। और उन्हें उस दिन जो सिंपल सा सवाल आया था वो था कि अगर हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है और यहाँ पर अरबों खरबों स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो मैथमेटिकली और इवन कॉमन सेंस वाइज हमारे जैसे जीवित और इंटेलिजेंट लाइफ यूनिवर्स में भरी पड़ी होनी चाहिए। एलियंस का होना सिर्फ पॉसिबल ही नहीं बल्कि कॉमन होना चाहिए। और इसी पर फर्मी ने अपना सबसे आइकॉनिक क्वेश्चन पूछा कि तो फिर कहाँ है ये सभी एलियंस? तुम्हारी पहुंच बहुत कम है भाई। और ये एक्चुअली में एक बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन था, क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट, हम लाइफ को स्पेशल समझते हैं, हम खुद को स्पेशल समझते हैं, बट जिन अंशों यानी कि एलिमेंट से हम बने हुए हैं वही एलिमेंट्स यूनिवर्स में स्पेशल या रेयर भी है क्या? अब यस आई नो मे बी आप कहोगे कि बट पृथ्वी तो सूरज से एकदम परफेक्ट डिस्टेंस पर है, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, जो लाइफ के जन्म के लिए आवश्यक है। हमारी रेंज जो है बहुत कम है। इसमें क्या स्पेशल है? नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप और दूसरे मिशन से आज हमें ये पता चलता है कि हर 5 में से एटलीस्ट एक स्टार ऐसा है जिसका एक प्लैनेट हमारे पृथ्वी की ही तरह एकदम गोल्डीलॉक्स जोन में है, यानी कि वहां पर लाइफ एज वी नो इट के पलने के चांसेस हैं। अब जरा इस चीज को कंसिडर करना, दिमाग घुमा देगा ये आपका। हमारा ब्रह्मांड एटलीस्ट 13.8 बिलियन साल पुराना है। सिर्फ हमारे ही गैलेक्सी में 40 बिलियन हमारी रेंज 400 करोड़ सितारे हैं और सिर्फ हमारे ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन हमारे मिल्की वे जैसे गैलेक्सीज हैं। यानी कि अगर बेसिक मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 ट्रिलियन इंटू 40 बिलियन आ जाता है 86 ट्रिलियन, यानी कि ये नंबर 8 के आगे 22 zeros। अब इसमें टाइम डिमेंशन को भी ऐड करते हैं जो है 13.8 बिलियन ईयर्स, जितने समय से ब्रह्मांड यहाँ पर मौजूद है। सो मेरा सिंपल सा सवाल आपसे ये है कि इतने सारे सितारों में इतने लंबे अरसे से, और वो भी एक ऐसे ब्रह्मांड में जहाँ पर हम जैसे लाइफ के रॉ मटेरियल्स एकदम कॉमन है, क्या हम ही इतने स्पेशल है कि हम इकलौते इंटेलिजेंट जीव होंगे? इस पर भी गौर करना, ये भी आपका दिमाग घुमा देने वाला है। हमारी पृथ्वी ये बस सिर्फ 4.5 बिलियन साल ही पुरानी है। पृथ्वी पर नॉन लिविंग मटेरियल से पहला लिविंग सेल बना था 3.7 बिलियन साल पहले, जिस प्रक्रिया को हम एबायोजेनेसिस कहते हैं। 390 मिलियन सालों पहले ही पहला जीव पानी से निकलकर जमीन पर चलने लगा। डायनासोर्स जो हमें बहुत ही प्राचीन जीव लगते हैं, बट वो तो सिर्फ कुछ 250 मिलियन साल ही पुराने हैं और 65 मिलियन सालों पहले तो वो विलुप्त भी हो गए। और हम इंसान तो बस सिर्फ 3 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर जन्मे। कुछ 10 से 12 हजार सालों पहले तो हमने खेती बाड़ी करना शुरू किया। 200 सालों पहले हमने पहला कंप्यूटर और इंजन बनाया, और आज हम जुपिटर के चांद यूरोपा में रोबोट्स भेज रहे हैं जो उसकी 15 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत को चीरते हुए उसके गहरे समुद्र में एलियन लाइफ की खोज करेगा। बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इंटेलिजेंट लाइफ की इंटेलिजेंस का एडवांसमेंट एकदम एक्सपोनेंशियली होता है, कंपाउंड होते चला जाता है। पिछले 100 सालों में हमने वो एडवांसमेंट हासिल कर लिया है जो पिछले 1000 सालों में नहीं हुआ, और पिछले 200 सालों में हमने वो अचीव कर लिया है जो पिछले 5000 सालों में नहीं हो पाया। और हमें पृथ्वी पर जन्म लेकर बस सिर्फ 3.7 बिलियन साल ही हुए, क्योंकि पृथ्वी खुद ही 4.5 बिलियन साल पुरानी है, मगर ब्रह्मांड तो 13.8 बिलियन साल पुराना है ना। अब मान लो जहां पर हर 5 में से एक प्लैनेट गोल्डीलॉक्स जोन में है, लाइफ के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सुपर कॉमन है, और अरबों खरबों प्लैनेट्स और स्टार्स ब्रह्मांड में मौजूद है, तो ऐसे में अगर किसी पृथ्वी जैसे ही ग्रह पर लाइफ हमसे थोड़ी और पुरानी हुई तो मान लो वो बस ज्यादा नहीं, बस 300 मिलियन साल ही पुरानी हुई तो फोड़ देंगे। पृथ्वी पर लगभग 300 मिलियन सालों में पानी से पहला जीव निकलकर हम जैसा सुपर इंटेलिजेंट जीव बन गया। हम जैसा सुपर इंटेलिजेंट जीव सिर्फ 200 सालों में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में कहां से कहां पहुंच गया। हम 300 मिलियन सालों बाद कहां पर होंगे, जस्ट इमेजिन।
और जहां हम होंगे क्यों वो ये कहाँ? नहीं हो सकता कि पहले कोई ही हो। और जीव इस अनगिनत और असीमित संभावना से भरे ब्रह्मांड में ऑलरेडी उस लेवल पर पहुंच चुका है। बॉम्ब But से they can't 300 create मिलियन life. साल तो क्या, अभी तक। शायद 3 बिलियन साल भी एडवांस हो सकता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो जीव कैसा होगा। हमारी बुद्धि और उनकी बुद्धि में, एक मकड़ी और इंसान की बुद्धि में जितना अंतर होता है ना, उससे भी 1000 गुना ज्यादा अंतर होगा। तो ऐसे इतने प्रभावशाली एलियंस का अस्तित्व हमें इस ब्रह्मांड में क्यों दिखाई नहीं देता? अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप धार्मिक किताबों में भी देखोगे ना, तो कई धर्मों की किताबों में, जैसे कि भगवत गीता, बाइबल और कुरान, इन सभी में भी इसी ओर इशारा किया गया है कि हमसे कोई और पावरफुल बीइंग, जिन्हें हम भगवान, गॉड या अल्लाह कहते हैं, वो हम पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है हमें टेस्ट करने के लिए, और सबका हिसाब अंत में होने वाला है। कहीं जिन्हें हम भगवान कहते हैं वो यही एडवांस्ड एलियंस तो नहीं है जो हमारी दुनिया पर नजर रखे हुए हैं पर हमसे इंटरैक्ट नहीं करना चाहते। अब डेफिनेटली अगर वो सिविलाइजेशन हमसे लेट्स से 100 मिलियन साल भी ज्यादा एडवांस है और वो अपने आप को छुपाए रखना चाहती है, तो डेफिनेटली अपने मौजूदगी को हम जैसे पिद्दी जीवों से छुपाना उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल होगा। और यहीं पर कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि यार, अगर लाइफ जिसे हम ब्रह्मांड भर में डेस्परेटली ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अगर वो लाइफ ही बाय नेचर एक्सपायरी डेट के साथ ही जन्म लेती है? तो आज जो हमारे है पास उसको हाइड्रोजन जाना है बॉम्ब्स हैं। और जो खाइए हिरोशिमा में जाइए। जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उससे 2000 से 3500 गुना ज्यादा पावरफुल है। केमिकल वेपन्स है, बायोलॉजिकल वेपन्स है जो ग्लोबल पैंडेमिक्स कॉज कर सकते हैं। फिर दूसरी ओर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटर्स का खतरा है। ये कहीं इंसानियत का फुल फैक्ट्री रीसेट ना कर दे। सो क्या यही वो बीमारी है जो हर इंटेलिजेंट लाइफ अपने साथ लेकर जन्म लेती है? खुद के ही आधुनिकता से खुद की ही सभ्यता के अंत का कारण बनना। और ये तो फिर भी हमने सिर्फ डायरेक्ट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की बात की है। फिर प्रकृति जिसने हमें जन्म दिया है, शायद वो ही एक समय बाद इंटेलिजेंट लाइफ के मौत का कारण भी बनती है। आज आधुनिकता के चलते पृथ्वी का तापमान हर 10 सालों में 0.11 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ते चला जा रहा है। हमारे नॉर्थ और साउथ पोल्स की बर्फ मेल्ट हो रही है, कई टापू डूब रहे हैं, और इवन कई शहर जैसे जकार्ता, बैंकॉक, टोक्यो में भी ये देखने को मिल रहा है। मौसम में फ्लक्चुएशंस पड़ रहे हैं, धीरे-धीरे जिस सब वजह से इंसान कहीं पानी पे के अंदर रह रहे होंगे। बेमौसम बरसात हो रही है, तो कहीं पे बाढ़ आ रही है, तो कहीं पे सूखा पड़ रहा है। क्या Nature में। प्रकृति का क्रोध ही इंटेलिजेंट लाइफ के लिए एक बड़ा ग्रेट फिल्टर हो सकता है? फिर भूकंप, सुनामीज और वोल्केनो बर्स्ट का खतरा, एस्ट्रॉइड स्ट्राइक या गामा रे बर्स्ट का खतरा। सभी बस planets एक हो गामा सकते रे हैं। बर्स्ट पृथ्वी पर अगर गलती से भी पड़ गया ना, तो पृथ्वी पूरी तरीके से राख हो जाएगी। क्या ये सब आगे आने वाले हजारों ग्रेट फिल्टर्स में से कुछ ग्रेट फिल्टर्स हैं जिनका सामना एक इंटेलिजेंट सभ्यता को करना ही पड़ता है? और ये शायद कौन सी वो मूवी इन है? सभी फिल्टर्स में से सुपरमैन। हर बार किसी ना किसी फिल्टर में फिल्टर आउट हो ही जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। और अगर ये सच है, तो क्या कोई ग्रेट फिल्टर हमारी सभ्यता के भी आगे खड़ा है, जो हम इंसानों के एडवांस सिविलाइजेशन बनने के अरमानों पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा देगा? भैया, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में ये जो कहते हैं ना, क्या है, क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन, इसका आंसर मिल जाए, पर वो तो मिलना नहीं है क्योंकि इतने सालों ह्यूमन बीइंग में अभी बहुत प्रिमिटिव हैं हाँ, और कि- दूसरे लाइफ फॉर्म्स बहुत आगे जा चुके होंगे। नहीं, कोई तो We'll take क्रिएटर है जिसने Yeah, क्रिएट some किया creator, है। बिना क्रिएटर के कुछ क्रिएट कैसे हो सकता है, वो तो मैं समझ नहीं आ सकती। और मैं तो हर बारी यही सोचती हूँ कि देखो, जैसे हमने क्रिएट किए मशीन्स, Yeah. वैसे ही हमें किसी ने क्रिएट किया, क्योंकि अगर आप देखो तो हम भी एक मशीन है, पर बहुत इंटेलिजेंट देखिए, मशीन, हम भगवत गीता रोबोट तो जैसे कहती है, बना अगर रहे आप हैं। ध्यान से देखें तो एक एनर्जी सोर्स है, और एनर्जी सोर्स जो है कोई भी शेप ले सकता है। आपको जो शेप पसंद है आपने वो बना दी, और अगर आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं तो आपका मिलन होगा उस शेप से एक दिन। एनर्जी सोर्स से आप मिलेंगे। अगर तभी बोलते हैं कि आप अच्छे कार्य करिए, जब आपकी मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जब आपको दोबारा आपको जन्म लेना पड़ता है, तब आपको भगवान के पास जाते हैं, भगवान से मिलन होता है। अभी तो यही है, और उसी में सत्य है। तो यही है। अभी तक जितना भी हमारा रिलीजन है वो बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही लॉजिकल है, और उसे पढ़ के आप कह सकते हैं दैट इज़ दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एनीथिंग। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर हमारे टेम्पल्स में
ऐसी ऐसी कार्विंग्स हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि ऐसे वेपन्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो फ्यूचरिस्टिक हैं, तो उससे आपको पता चल ही जाना चाहिए। अरे खाली हमारी टेम्पल्स ही क्यों, अब अगर आप पिरामिड्स देखो, इजिप्ट के पिरामिड्स देखो, वो भी तो कितनी कमाल की चीज़ है। तो उनसे क्वेश्चन तो जनरेट होता है ना कि भाई ये कैसे पॉसिबल, कोई सिविलाइजेशन थी, रीसेट हो गई, दोबारा नहीं आई है, बट कनेक्शन नहीं आ पा रहा, समझ नहीं आता। हर बारी वीडियो में देखते हैं कब रीसेट हुई, क्या हुआ, सोल्यूशन नहीं मिलता। अब जब हम इतने एडवांस हो जाएंगे कि इतनी दूर दूर जाकर देख सकें तो शायद कुछ मिले। ट्रम्प ने बोला था पिछली बारी कि मैं एलियंस के बारे में और वो सब के बारे में बताऊंगा, फिर उसने बताया नहीं। अरे जब तुम कैनेडी का खोल सकते हो तो उसको भी अब खोल दो ना, हमें भी पता चले एक आम इंसान को, क्योंकि उसने कुछ निका बोलना था पर उसने नहीं बताया। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।